नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग पूर्वावलोकन श्रृंखला में फिजिक्स पढ़ रहे हैं, भौतिकी विषय पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान के अंतर्गत, और हमने अब तक इस विषय की 14 कक्षाएं कर चुके हैं। आज ही हमारी 15वीं कक्षा होगी। लगभग 3 या 4 मतलब मैक्सिमम 20 क्लासेस में आपका पूरा ये खत्म हो जाएगा। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की 2 कक्षा आप लोग देख चुके हैं, जिनमें हमने 85 मतलब 170 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, इस चैप्टर में 340 क्वेश्चन है, तो उसको हम 4 वीडियोस के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और हम आप लोग साथ में करेंगे। ठीक है, तो 2 हम कर चुके हैं, 170 तक कर चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से उसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से ही हमेशा की तरह चीजों को समझते चलेंगे। तो चलिए जुड़ जाइए आप लोग, सब लोग, और भी आपके जो मित्र लोग हैं उनको साझा कर दीजिए वीडियो, है ना, ताकि वो भी साथ में आके देख सकें। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी पार्ट 3। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल है, वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो या MP3 किस चीज का प्रकार है? तो ये क्या होता है, आपने अपने कंप्यूटर में देखा होगा, जैसे JPEG है ना, PNG फाइल होती है, ये कैसी है, ये इमेज की फाइल है। MP3 फाइल है, ये क्या है, ये सॉन्ग की फाइल है। ठीक है, उसी तरीके से वर्ड डॉक्यूमेंट है, .word, .docs होता है, .ppt होती, तो ये सारे किस चीज के प्रकार हैं? ये सारे फाइल्स के प्रकार हैं। ठीक है, फाइल के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये सब किस चीज के प्रकार हैं? ये सब आपके फाइल के प्रकार हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी के संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? तो कंप्यूटर की पीढ़ियां मानी जाती हैं। जैसे जो पहली पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब रहती थी उसमें, और उस बेस पे क्या करते थे, वो बहुत टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे। तो पहली पीढ़ी आप याद रखेंगे 1940 से लेके 56 तक मानी जाती है, 1956 तक। फिर 56 से लेके आगे 63 तक दूसरी कंप्यूटर की पीढ़ी मानी जाती है ना। फिर जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज होता था, पहली पीढ़ी में क्या कहते हैं, वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। फिर तीसरी पीढ़ी, ये जो कीवर्ड बोल रहा हूं ना, इनको ध्यान रखना और हो सके तो लिख लेना। पहली पीढ़ी कब से कब तक? 40 से 56 तक। ठीक है, चलो, और दूसरी पीढ़ी कब तक? 56 से लेके फिर 64-63 तक मानी जाती है दूसरी पीढ़ी। पहली पीढ़ी कंप्यूटर की किसका यूज करती थी? वैक्यूम ट्यूब का। दूसरी पीढ़ी किसका यूज करती थी? ट्रांजिस्टर्स का। तीसरी पीढ़ी से आके कंप्यूटर में, है ना, 1964 के बाद से आके, थर्ड पीढ़ी के बाद से आके कंप्यूटर ने क्या किया है? IC का यूज करना शुरू किया है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, IC का यूज करना शुरू किया है। और फिर उसके बाद चौथी पीढ़ी मानी जाती है 1971 के बाद से चौथी पीढ़ी मानी जाती है कंप्यूटर की, जो चल रही है फिर। ठीक है, तो तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता कौन सा इलेक्ट्रॉनिक अवयव थी? तो वो क्या थी? समेकित परिपथ या IC, या इंटीग्रेटेड क्या है, परिपथ। ठीक है, IC। चलो 172 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न में से किसके प्रयोग से? ठीक है, तो जो IC है हमारी ठीक है, वो क्या होती है, बहुत नैनो एरिया पे काम करती है, बहुत छोटे छोटे उसमें सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। तो जो समाकलित परिपथ है ना, समेकित या समाकलित परिपथ या इंटीग्रेटेड सर्किट हम जिसको कहते हैं IC, वो क्या है, वो बहुत छोटे, जैसे नहीं देखा होगा आपने, आजकल मीम चलते हैं उसके, उसी पे IC पे सारे वो टावर से लगे हुए हैं, सब कुछ वो सिस्टम उसी पे, 1 फीट पे एक टांके का मतलब हो जाता है दूसरा सिस्टम, उसी पे दूसरा टांका लगा देते हैं, मतलब दूसरा वहां से तार जुड़ गए ऐसे करके। तो वही होती है आपकी IC। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट या समाकलित परिपथ। तो इसने क्या किया, इसने कंप्यूटर के साइज को बहुत छोटा कर दिया। क्यों? क्योंकि जो जितना भी ताम तमंगड़ झंगड़ था वो सब किस में आ गया, वो सब उसी चीज पे आ गया, आपका IC में आ गया। चलो आगे चलते हैं। IC चिपों का निर्माण किया जाता है किससे? तो IC चिप बेसिकली सेमीकंडक्टर से बनती हैं, और सेमीकंडक्टर में भी कौन आपके होते हैं? सिलिकॉन, बेसिकली सिलिकॉन। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर से बनती है, इसीलिए तो सेमीकंडक्टर को आजकल इतना प्रमोट किया जा रहा है ना। आप देख रहे होंगे करंट में कि सेमीकंडक्टर को प्रमोट किया जा रहा है कि भाई हम और अच्छे सेमीकंडक्टर बनाएंगे और ज्यादा सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि हर चीज में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, अब सब में क्या चल रहा है? IC चल रही है ना। तो वो सेमीकंडक्टर से बनती है और इसीलिए सेमीकंडक्टर का यूज दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप किससे बनी होती है? सेमीकंडक्टर, और इनमें से सेमीकंडक्टर कौन है? आपका सिलिकॉन। मैंने आपको यही बताया कि सिलिकॉन की बनी हुई होती है।
चलिए, कंप्यूटर में चिप बनी होती है, सेम सवाल, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा तरीका बदल दिया। तो किसकी? सेमीकंडक्टर की। और कौन से सेमीकंडक्टर की? सिलिकॉन की। बहुत पूछा गया है सवाल, कम से कम 10 बार पूछा गया है। जैसे एक सवाल था ना पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, या उसका कैलकुलेशन, कम से कम 20 सवाल थे उस पर पूछे हुए। तो इसी तरीके से यह भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। अगला देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, आईसी चिप पर किसकी परत लगाई जाती है, या मैं कहूं किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? वो सिलिकॉन की। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए, अब जो इन सवालों में समझाने ऐसा तो कुछ हो नहीं, खड़े हो क्या कहानी बताऊं तो उसका कोई मतलब है नहीं। जितने कम समय में जितने ज्यादा सवाल हो सकते हैं, मेरा प्रयास ये है आपके साथ, ठीक है। मतलब आपका मैं मुश्किल से दिन में 1 घंटा लेता हूं, उसमें आपको 70-80 क्वेश्चन करा देता हूं। और क्या चाहिए? जान लोगे क्या बच्चे की? चलो, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी हुई होती है, तो किसकी होती है आईसी चिप? सिलिकॉन की, ठीक है। सेम सवाल है, सेम रिपीटेड सवाल है, कई बार पूछा गया है इसीलिए, ठीक है। संगणक मतलब कंप्यूटर, देख रहे हो, ये देखो इधर कितनी बार पूछा गया है। आईसी चिप प्राय निम्नलिखित में से किसके बनाए जाते हैं? तो सिलिकॉन के या सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 179 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो, एकीकृत परिपथ कह ले या इंटीग्रेटेड सर्किट कह ले या आईसी कह ले में प्रयुक्त अर्धचालक किसकी होती है? तो अर्धचालक किसकी बन रहे हैं उसमें? सिलिकॉन। कौन सा अर्धचालक यूज हो रहा है? सिलिकॉन। याद रखोगे इस सवाल को, इतनी बार आया है इसीलिए सारे सवाल लगा के लेके आता हूं, ताकि आपको पता चले कि कोई सवाल ज्यादा बार आया है तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है ना, और ज्यादा बार कर करके आपके दिमाग में छप जाए, याद हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है? वही सवाल है, घुमा फिरा के इधर से उधर से ऐसे टेढ़ा बेढ़ा आपसे पूछ लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? आईसी के वर्गीकरण का आधार होता है तो आईसी चिप को वर्गीकरण करा जाता है जो उसमें लगे हुए ट्रांजिस्टर होते हैं। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? रेडियो मत समझ लेना, ट्रांजिस्टर अलग सिस्टम है, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पर क्या होता है? आईसी चिप होती है। उनमें होती हैं स्मॉल वाली, क्या कहते हैं, आईसी, फिर बीएल वेरी लार्ज आईसी, मीडियम आईसी, इस प्रकार की आईसी आती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वर्गीकरण किस आधार पर होता है इसका? मैंने आपको बता दिया किस तरीके से वर्गीकरण है कि स्मॉल आईसी है, लार्ज आईसी है, वेरी लार्ज आईसी है, अल्ट्रा वेरी लार्ज है, बहुत सारे टाइप होते हैं। तो उसमें लगे हुए ट्रांजिस्टरों की संख्या के आधार पर क्या है, आईसी का वर्गीकरण किया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, मॉडेम एक सॉफ्टवेयर होता है। चलो आगे क्या है? मॉडेम एक वोल्टेज का स्थायीकरण करता है। अरे भाई कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो, वोल्टेज से क्या मतलब है? मॉडेम प्रचालन तंत्र होता है। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। तो ये डिवाइस मान लीजिए या इस तरीके का सिस्टम मान लीजिए। मॉडेम क्या है? जो एनालॉग सिग्नल को किसमें चेंज करता है? डिजिटल सिग्नल में, और डिजिटल सिग्नल को किसमें चेंज करता है? एनालॉग सिग्नल में। क्यों? क्योंकि इंटरनेट का जब हम यूज करते हैं ना, तो कंप्यूटर को क्या करता है, मतलब बेसिकली पुराने सवाल हैं, कंप्यूटर को अब तो वाईफाई से यूज कर लेते हैं, वरना जो वायर होता था टेलीफोन लाइन, उससे कनेक्ट करने की जरूरत पड़ती थी। और टेलीफोन लाइन पर क्या होता था? एनालॉग सिग्नल भेजा जाता था। जबकि कंप्यूटर क्या करता था? कंप्यूटर अपना किस पे काम करता है? कंप्यूटर अपना डिजिटल सिग्नेचर पे, डिजिटल सिग्नल पे काम करता है, ठीक है। तो ये मॉडेम भाई साहब होते थे मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। तो ये एनालॉग सिग्नल को चेंज करता था अपना डिजिटल में, और डिजिटल को चेंज करता था एनालॉग में। मतलब बीच में फंसा हुआ घंटा है ना, इधर से आने वाला है वो भी बजा के जा रहा है टन, उसको भी दूसरी सूचना दे रहे हैं। इधर से आने वाला है वो भी बजा के जा रहा है टन, उसको भी दूसरी सूचना। मतलब ठीक है, बेचारा क्या करे, मजबूरी है। चलो वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, वही क्या है? मॉडेम है, ठीक है। अब देखो इसमें ऑप्शन देखो कितने नॉर्मल है। मॉनिटर, क्या आपने कभी मॉनिटर काम सुना है कि मॉनिटर ऐसे सिग्नल कुछ भेजे? माउस, ये तो बेचारा टिक टिक करने के सिवा और ऊपर नीचे वो पहिया सा घुमाने के सिवा और कोई तो काम है नहीं इसका। ओसीआर, हाँ ये आप सोच सकते हो कि यार ये क्या भला है, लेकिन अगर पता है तो आप सही आंसर लगा के ले जाओगे। ऑप्शन नंबर ए मॉडेम। चलो, इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन करता है? तो मॉडेम की फुल फॉर्म ही है मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। किसका? सिग्नलों का मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, ठीक है। तो आंसर विल बी द सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे देखते हैं।
टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटरों के मध्य डाटा का आदान प्रदान करने के वास्ते निम्न में से कौन आवश्यक है? वही कहानी, एक ये मॉडेम वाला सवाल बहुत पूछा गया है। मतलब आपको पॉइंट आउट करने हैं, है ना, आपको ये पॉइंट आउट करना आना चाहिए कि सवाल कहां से ज्यादा पूछ रहा है। मान लो कोई पूर्वावलोकन लेके बैठ गया, बोले कंप्यूटर के 5 सवाल बना दो, अब वो कह रहा है कहां मेहनत करूंगा, उन्होंने पन्ना पलटा, अब पन्ने पे एक पूरे पेज पे यही सवाल दे रखे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि यही सवाल आपसे पूछ लिया जाए, मतलब जो सवाल ज्यादा बार आया है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी पद्धति या व्यवस्था जोड़ती है? तो मैंने आपको बताया कि टेलीफोन आपका जो है वो आपका डिजिटल सिग्नल ले रहा है, और ये भाई साहब दूसरे सिग्नल ले रहे हैं, तो क्या कर रहा है, उसी को बाइनरी सिग्नल को चेंज करता है। टेलीफोन पद्धति से जोड़ने का सिस्टम कौन सा है? मॉडेम, ठीक है, मॉडेम। चलो आगे चलते हैं, मॉडेम परिवर्तित करता है फिर वही एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में, ठीक है। देखो तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में, ऑप्शन नंबर सी, एक और बी दोनों सही हैं, ठीक है। अब इन क्वेश्चन पे खड़े होकर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, फटफट करते निकलो। मॉडेम की कहानी है सिंपल, या मैं कह रहा हूं नहीं समझ में आ रहा, रट लो। मॉडेम क्या कर रहा है? मॉडेम कर रहा है भाई साहब मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर है, सर ने बताया था। एनालॉग को डिजिटल में कर रहा है, डिजिटल को एनालॉग में कर रहा है, खत्म। इससे रिलेटेड कोई सवाल आएगा खट्टे से टिक कराओ। गोला काला होने के बाद आप अगर एसडीएम बन जाओगे, आप अगर नायब तहसीलदार बन जाओगे या कोई और पद पे चले जाओगे, समीक्षा अधिकारी, तो आपसे कोई पूछेगा कि मॉड्यूलेटर बता क्या होता है ना? तो क्या है, गोला पेपर में गोला काला हो जाना चाहिए, सही गोला काला, काम खत्म। चलो नहीं कोई चीज याद हो तो उसको रट लेनी चाहिए। रटने की विद्या क्या होती है? रटने की विद्या होती है बार बार बोलो, बार बार बोलो। घर में मम्मी खाना बना रही, मम्मी से पूछो मम्मी आपको पता मॉडेम क्या होता है? बोले नहीं पता, तो उन्हें बता दो। छोटी बहन पकड़ लो, गए इधर आ, मॉडेम बताऊं क्या होता है? उसको बताने लग जाओ। किसी और को पकड़ लो, 4-5 जनों को बताओगे ना, दिमाग को शर्म आ जाती है उसमें कि बेटा अब तो तुमने 4-5 बार बता लिया, भूलना मत। वो भूलता नहीं है पेपर में। चलो खैर आगे चलते हैं, ये सब मजाक की बात है, आपको याद करने के लिए मोटिवेट करना है। चलो, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों के आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, यही चचा है अपने कौन? मॉडेम, ठीक है। मतलब जहां देख लो कि आंकड़े परिवर्तित कर रही है, जहां देख लो एनालॉग से डिजिटल है, डिजिटल से एनालॉग है, वहां जहां देख लो टेलीफोन से मामला कनेक्ट हो रहा है, वहां। तो ये सब क्या है? मॉडेम भाई है अपने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 190 क्या कह रहा है? मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है, क्या जोड़ेगी बताओ? फिर वही टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को, ठीक है। 4-5 कीवर्ड है, मॉडेम, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, एनालॉग डिजिटल, डिजिटल एनालॉग, कंप्यूटर टेलीफोन, खत्म, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला, फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत रूप में होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? जो फैक्स आपका होता है आजकल तो फैक्स की जगह तो और सिस्टम मेल वेल वो सब सिस्टम चलने लगे, उन्हीं से बढ़िया निकल आता है। तो फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल के प्रेषण में प्रयुक्त सूचना किस संकेत में होती है? तो एनालॉग और डिजिटल दोनों में होती है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर से जाएगी एक में, फिर उसको दूसरा चेंज कर लेगा, ठीक है। जो आपका टेलीफोन है, टेलीफोन लाइन क्या करेगी? एनालॉग सिग्नल पे लेगी, और कंप्यूटर जो देगा डिजिटल सिग्नल में देगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, एनालॉग और डिजिटल, सही कोई सा नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, एनालॉग और डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नल दोनों। चलो आगे चलते हैं, इनमें से कौन सी एक कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है? है ना? तो कनेक्टिंग डिवाइस, राउटर एक कनेक्टिंग डिवाइस है, ठीक है। हब एक कनेक्टिंग डिवाइस है, स्विच कनेक्टिंग डिवाइस है, उपयोग सभी है? नहीं है। अरे है होगा, ये कौन सी कनेक्टिंग डिवाइस है? तो सारे हैं कनेक्टिंग डिवाइस, ठीक है। इनमें ये सारे कनेक्टिंग डिवाइस हैं। चलो तो अगर सारे पूछेगा कौन सा है, तो सब है, ऑप्शन नंबर डी तब सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट्स को स्थानांतरित करने के लिए एक किसका यूज किया जाता है? तो राउटर चचा इसमें हमारे हैं, जो दो कंप्यूटर के बीच क्या करेंगे? डेटा को बेटा नहीं डेटा, ठीक है, डेटा को क्या करेंगे? स्थानांतरित कर देंगे, ठीक है। चलिए तो राउटर का यूज किया जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 193 का। आगे चलते हैं, सिग्नल की शक्ति लगा दूंगा आंसर, नहीं तो कहोगे कि अच्छा ठीक नहीं लगाया सर। चलो अगला देखते हैं,
सिग्नल की शक्ति स्ट्रेंथ को कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? रिपीटर का, है ना। रिपीटर क्या होता है? अब देखो राउटर किसका यूज कर रहा है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करने मतलब भेजने के लिए। और रिपीटर किसका यूज कर रहा है? इसकी क्या कहते हैं, शक्ति को कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ा देता है, ठीक है, मतलब ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम क्या है ना। ये क्या बवाल है? सेलेरॉन, पेंटियम, कोर क्रम, ये सब सिस्टम क्या है? तो ये क्या चीज है? ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर रैम, कंप्यूटर माइक्रोचिप, कंप्यूटर प्रोसेसर। तो ये देखो पेंटियम या कोर, आगे नहीं होता कोर उसका वो है, क्या है? प्रोसेसर है ना, कोर प्रोसेसर है। फोन के ऐड में नहीं देखते हो वो खतरनाक सा एक चौखंटा सा आता है, फिर उसमें लाइन ऐसी घूमने लगती है ना, तो क्या है? प्रोसेसर है ना, कोर प्रोसेसर है, पेंटियम है, सेलेरॉन है, या क्रम से अपडेटेड है। तो ये क्या है? कंप्यूटर के प्रोसेसर हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। रोम मेमोरी क्या है? देखो दो मेमोरी होती हैं, एक होती है रैम, एक होता है रोम। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। होता क्या है, जैसे आजकल आप फोन खरीदते हो फोन, तो देखते हो जिसकी रैम ज्यादा हो, ज्यादा रैम वाला फोन लेना। लेकिन ज्यादा रैम वाले फोन का क्या मतलब है? रैम बेसिकली तब काम में आती है, जैसे मान लो मेरे कंप्यूटर है, अभी मान लो ये स्क्रीन है, ये एज ए कंप्यूटर ही काम करती है, इसमें 50 सॉफ्टवेयर पड़े हैं, ठीक है, वो सारे सॉफ्टवेयर किसमें है? रोम में है ना, रोम में है। लेकिन जो रन कर रहे हैं, जैसे मान लो मैंने एक टैब पे यूट्यूब खोल रखी है, दूसरे टैब पे कुछ और खोल लिया, तीसरे टैब पे कुछ और खोल लिया, एक पावर पॉइंट बनाने लग गया, एक गूगल खोल लिया, 5-6 टैब खोल लिए। तो जो करंटली वर्किंग वाले टैब है ना, जो करंटली सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, वो किसमें चल रहे हैं? वो रैम में चलते हैं। तो रैम क्या है? एक अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी मेमोरी मतलब जो अभी चल रहा है उसको रन करेगी बस फटाफट स्पीड में, और बाकी को फिर भूल जाएगी, है ना। तो रैम क्या है? एक स्पीड वाली मेमोरी है और अस्थायी मेमोरी, इसमें कुछ भी सेव नहीं रहता, जो करंट में प्रोग्राम चल रहा है वो। अब आप इसीलिए फोन को क्या करते हो? ज्यादा रैम वाला लेते हो, कि एक साथ आप 3-4 प्रोग्राम रन करने लग गए। मान लो गेम खेल रहे हो, गेम खेलते खेलते मम्मी का मैसेज आ गया कि बेटा बिजली का बिल पे कर दे, तुम बैठ गए, गेम चल ही रहा है और तुमने बिजली का बिल पे किया, मतलब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जिससे भी करते हो, भीम से, है ना, सरकारी ऐप है उससे करा। क्या हुआ? 2 सॉफ्टवेयर चल गए एक साथ, तो वो रैम चला रही है, ठीक है। तो रैम रोम में अंतर समझ में आ गया। दूसरी चीज, इससे भी और एक स्पीड अप वाली मेमोरी होती है, रैम की भी चचा होती है, उसको कहते हैं कैश मेमोरी, ठीक है, मतलब वो और भी स्पीड अप काम करती है, कैश मेमोरी, ठीक है, वो रैम का ही एक पार्ट मान लो, इस तरीके से ऐसे याद रखो। तो रैम मेमोरी क्या है ना, केवल पढ़ने के लिए, केवल लिखने के लिए, लिखने पढ़ने दोनों के लिए। तो रोम मेमोरी जो होती है आपकी, वो उसकी फुल फॉर्म ही है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ROM। तो वो क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल पढ़ने के लिए, फुल फॉर्म ही है रोम की रीड ओनली मेमोरी। चलो वीडियो यार लाइक वाइक करते रहा करो, इतने सारे लोग देखते हो, मैं पूरी ऊर्जाओं के साथ आपको पढ़ाता हूं, तो वो ऊर्जाएं आपसे भी मुझको वापस आनी चाहिए। किसके माध्यम से? लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया 2 मेमोरी होती है, रैम और रोम। तो जो रैम है वो क्या है? वो अस्थायी मेमोरी है। रोम जो है वो स्थायी मेमोरी है, ठीक है। स्थायी मेमोरी क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो 197 का आंसर क्या हो जाएगा? 197 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति, तो वो रैम हो जाएगी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 198 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। वो लोकेटर होगी, पता होगा, मेमोरी एड्रेस होगा, ठीक है, मतलब स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से सेव करने के लिए, ठीक है, तो वो एड्रेस होता है। पता गलत लिखा है, इसको एड्रेस ही लिखना चाहिए, ठीक है, एड्रेस ही लिखना चाहिए। कहते नहीं फलानी चीज का क्या एड्रेस है, तो उस तरीके से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सीडी रोम का पूर्ण रूप है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, मतलब सीडी रोम है तो सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होती है और रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होती है। तो सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, सीडी रोम की फुल फॉर्म हो जाएगी। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है, तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम मतलब अचानक से उस मेमोरी को एक्सेस कर पाए, ऐसी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, कई बार इनसे सवाल पूछे गए, बनने में तो थोक के भाव पूछे जाते हैं। चलो
कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः समाप्त हो जाता है? मैंने आपको बताया कि जैसे क्या है, अब रोम में क्या है समझ लो, आसान देसी भाषा में समझो। रोम है ना, रोम में क्या है, जैसे आपके फोन में जो सॉफ्टवेयर हैं वो रोम में है। फोन मान लो कुछ चला रहे थे तुम, फोन गिर गया, स्विच ऑफ हो गया, तो स्विच ऑफ होकर जब ऑन करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा, जो चल रहा था वो तो नहीं चलेगा, तो जो चल रहा है करंट में वो रैम में चलता है, ठीक है। तो वही चीज ये पूछ रहे हैं कि पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा खत्म हो जाता है? तो रैम का डाटा खत्म हो जाता है। रोम में है वो तो रहेगा ही, रैम में क्योंकि करंट डाटा चल रहा है और फोन बंद हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया, दोबारा शुरू होगा, शुरू से शुरू होगा, जो चल रहा था वो भाई साहब निकल लेंगे। अगला सवाल देखते हैं, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर 202 माध्यमिक मेमोरी आपसे पूछ रहा है। माध्यमिक मेमोरी क्या है? बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी को बोल रहे हैं माध्यमिक मेमोरी। जैसे मान लो तुम्हें कोई पिक्चर लेनी है तो पहले चिप में लेके आते थे, फिर पेन ड्राइव में लेके आने लग गए, हार्ड डिस्क होती है, तो ये सब क्या है? एक्स्ट्रा वाली मेमोरी है। देखते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव वो भी वही होती है, ये है, हार्ड डिस्क भी है, ठीक है, माध्यमिक मेमोरी है, ठीक है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी ये तो क्या है? रैम है, ये माध्यमिक मेमोरी थोड़ी ना है, ये तो बेसिक मेमोरी होती है, और पेन ड्राइव। तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही आंसर होगा। माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? रैम नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है ना? तो प्राथमिक मेमोरी इनमें से कौन सी हो जाएगी? आपकी रैम, ठीक है। ऊपर पूछा था द्वितीयक वाली मेमोरी, सेम ऑप्शन थे, सेम सब कुछ था, खाली मेमोरी का नाम बदल दिया। तो क्वेश्चन आपसे घुमा के इस तरीके से पूछ लिया, तो 203 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्राथमिक मेमोरी ये है, बाकी ये सारी क्या है? माध्यमिक या द्वितीयक मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटे आकार की स्मृति होती है? मैंने आपको बताया था एक और छोटू सी चचा है, बहुत तेज है, कौन है? कैश मेमोरी है, ठीक है। तो भाई पूछ रहे हैं सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटे आकार की स्मृति होती है, कौन सी होती है? कैश मेमोरी होती है, इसको याद रख लेना। कैश तो वैसे ही सबसे तेज होता है, कैश से ही तो सारा दुनिया ऐश कर रही है, कैश का ही तो चक्कर है बाबू भैया। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित, नहीं बाबू भैया जो चक्कर बताते हैं वो चक्कर तो बहुत खराब है, ठीक है। चलो आगे चलना है, कुछ लोगों के लिए अच्छा भी है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? तो यही कैश मेमोरी है, सबसे कम एक्सेस समय है ना, बहुत स्पीडली कैश मेमोरी आ जाए, स्पीड आ जाए, जल्दी वाला सिस्टम आ जाए, ये कैश का सिस्टम है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? फिर वही सवाल आ गया, तेज आ जाए वैसा आ जाए, तो ये कौन सी हो जाएगी? कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो लगा दूं क्या? देख लो। अरे यार एक आध सवाल बिना लगाए चला जाता हूं, तो हल्ला मत किया करो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल, फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही है? फ्लैश मेमोरी क्या चीज होती है? देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 207 आपसे पूछ रहा है फ्लैश मेमोरी क्या चीज होती है। देखो ये क्या है? यह है डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि जैसी युक्तियों में सूचना संग्रह में प्रयोग होती है। फ्लैश मेमोरी नहीं, यह फ्लैश, अरे देखो कैमरा देख रहे हो, कैमरे की फ्लैश होती है इसलिए कनेक्ट कर लो, इसलिए यह विस्तृत ताप परास 40 से 85 पर कार्य कर सकता है ठीक है, यह भी ठीक है पहला वाला। यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव के अत्यधिक सस्ता है, महंगा होता है भाई साहब। फ्लैश मेमोरी महंगी होती है, कम शक्ति का उपभोग करता है, तो ये गलत है। इसमें वही पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो सी सही नहीं है, बाकी ये भी सही है। डिजिटल कैमरा, लैपटॉप इत्यादि युक्तियों में सूचना संग्रह के लिए प्रयुक्त होती है, ये सही है, ठीक है। तो फ्लैश मेमोरी क्या है? मतलब मुझे ऐसा ध्यान से आ गया कि अच्छा फ्लैश मेमोरी डिजिटल कैमरे में फ्लैश पड़ती है ना, तो वही वैसे ही मैंने याद कर रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सही नहीं है? सी सही नहीं है, बाकी सब सही है। कोबोल क्या है? कोयले की राख है। भगवान कैसे कैसे ऑप्शन देते हैं। कोबोल क्या है? यह एक क्या है? व्यापारिक भाषा है ना, व्यापारिक भाषा है, कंप्यूटर की भाषा है। जैसे C++ लैंग्वेज आपने सुना होगा, सी लैंग्वेज सुना होगा, तो कोबोल भी क्या है? एक भाषा है। तो कोयले की राख नहीं है, नई तोप नहीं है, गेंद। बता ऑप्शन भी कितने सरल। अच्छा 1990 का सवाल है, इसीलिए ऑप्शन सरल है। तो क्या है? कंप्यूटर की भाषा है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ओरेकल क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 209 आपसे पूछ रहा है ओरेकल क्या है। तो ओरेकल एक डेटा सॉफ्टवेयर है ना, डेटा सॉफ्टवेयर है, डेटा एनालिस्ट यूज करते हैं इसको, डेटा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलो याद रख लेना, जो चीज समझ में नहीं आए याद रख लेना। ओरेकल क्या है? एक डेटा सॉफ्टवेयर है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो देखो कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है? बेसिक, सी, फास्ट या फोर्ट्रॉन। तो फास्ट जैसा तो कुछ अपन ने सुना नहीं है,
फास्ट जैसा तो कुछ सुना नहीं है, बाकी बेसिक भी लैंग्वेज है, सी भी लैंग्वेज है, फोर्ट्रॉन भी लैंग्वेज है, फास्ट कोई लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो 255 सवाल तक अपन को लेके चलना है कहानी, तो चलते हैं। अभी तो 40-45 सवाल हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो जावा है, सी प्लस प्लस है। रोम से क्या मतलब है? रोम तो अलग सिस्टम है। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी है, तो कंप्यूटर की मेमोरी है, उसकी स्मृति है। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा, पेंट ब्रश। इसी से छोटे स्कूलों में तो यही सिखाते हैं, कंप्यूटर के नाम पर सिर्फ पेंट के सिवाय कुछ नहीं सिखाया जाता है। जाओ उसमें कलर भरते हैं, बालक मजा लेते हैं उसका, तो यही है पेंट ब्रश, यही हमने भी लिए हैं। ठीक है, चलो तो कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? पेंट ब्रश एक सॉफ्टवेयर है। चलो निम्नलिखित, बड़ा मजा आता था उसमें, है ना, कि पूरा डब्बा बनाया। अब डब्बा बनाने के बाद आदत थी कि ऐसे करके पेन से कलर भर रहे हैं, लेकिन उसमें वो एक वो रहता था, पेंट का डब्बा था, उस पर जैसे ही क्लिक करते थे पूरा लाल हो जाता था, है ना, तो पेंट ब्रश वाला वो सिस्टम था। चलो खैर, कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? कोबोल, पास्कल, बेसिक, उपरोक्त सभी। तो कौन सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चूंकि ये सभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है, कोबोल भी है, पास्कल भी है, नाम से बेसिक है लेकिन है वो प्रोग्रामिंग भाषा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, फोर्ट्रॉन है, जावा है, पाइथन है, सी प्लस प्लस है, सब हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है ना? तो जैसे अभी अपन पढ़ के आए थे, कोबोल थी, वो बिजनेस लैंग्वेज थी, तो उसी प्रकार से जो वैज्ञानिक लैंग्वेज है, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, वो कौन सी है? फोर्ट्रॉन है। ठीक है, फोर्ट्रॉन है। मैंने कैसे याद कर रखा है? जैसे फोर्ट्रॉन को मैंने लिख रखा है फोटोन, है ना, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटोन वाला सिस्टम क्या है? वो थोड़ा वैज्ञानिक सा नाम लगता है ना, तो फोर्ट्रॉन, फोटोन तो याद रह जाएगा आपको। ठीक है, 214 का हो जाएगा आंसर नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 215। यह हमसे कह रहा है बेसिक निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है? तो प्रोसीजरल, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, ए और बी दोनों। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड बेसिक लैंग्वेज नहीं होती है, वो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ जाती है। मतलब सिंपल है, नॉर्मल सा समझो कि क्या कह रहा है? ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड मतलब आपका उद्देश्य विषेपित कोई भाषा हो, है ना, तो वो बेसिक तो नहीं होगी। प्रोसीजरल भाषा जो है, जो नॉर्मल प्रोसेस कर रही है, वो बेसिक लैंग्वेज होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। जेएसपी का मतलब क्या है ना? जेएसपी की फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, जिंदल स्टील नहीं है। जेएसपी की फुल फॉर्म होती है जावा सर्वर पैसेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, जावा सर्वर पैसेज। चलो आगे चलते हैं। असेंबलर का क्या कार्य होता है? यह असेंबलर नाम का एक आइटम होता है। यह क्या करता है? जो आपने असेंबली भाषा में प्रोग्राम कोई भी लिखा है, उसको डिकोड कर देता है, किसमें? मशीनी भाषा में। मशीनी भाषा कौन सी? 0110 वाली। तो असेंबलर का क्या काम होता है? जो आपकी प्रोग्रामिंग वाली लैंग्वेज है उसको चेंज कर देगा, किसमें? मशीनी भाषा में। उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में, असेंबली भाषा को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो आपकी असेंबली भाषा है ना, असेंबलर है, तो असेंबली भाषा, असेंबलर भाषा को क्या करेगा? यंत्र भाषा या मशीनी लैंग्वेज में चेंज कर देता है। कौन? आपका असेंबलर। आगे चलते हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है, क्या कहलाती है? देख रहे हो ऑप्शन, देखो, गुप्त प्रच्छल्य भाषा। अमेरिकन भाषा, अच्छा अमेरिकन भाषा क्यों करेगा? मशीनी भाषा होता है जिसे कंप्यूटर समझता है और उत्पादित करता है, 01 वाली लैंग्वेज। चलो, कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित होती है तो बूलियन एलजेब्रा माना जाता है। कंप्यूटर की जो मशीनी भाषा है वो किस पर आधारित है? बूलियन एलजेब्रा पर। ठीक है, बूलियन कोई साइंटिस्ट होंगे, उन्हीं ने कोई एलजेब्रा डेवलप करी होगी, तो उसी का नाम बूलियन एलजेब्रा इन्होंने दे दिया है। तो मशीनी भाषा किस पर आधारित है? बूलियन एलजेब्रा पर। ठीक है, तो देखो, अमूर्त बीजगणित नहीं, आव्यूह नहीं, बूलियन एलजेब्रा। ठीक है, बूलियन एलजेब्रा पर आधारित होती है कंप्यूटर की भाषा। अगला सवाल देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो ये सारे डिजिटल कंप्यूटर हैं जो भी चल रहे हैं, किस सिद्धांत पर काम करते हैं? गणना, मापन, विद्युत, इनसे कोई मतलब नहीं है। लॉजिकल काम करते हैं, मतलब आप कुछ इनको इनपुट दोगे, उसका आउटपुट देके, मतलब लॉजिकल, इनमें पहले से ही प्रोग्रामिंग सेट होती है, उसी हिसाब से काम करते हैं। तो 220 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी डोमेन नेम क्या होता है? जैसे आप जो अपनी वेबसाइट का कोई विशेष नाम आप ले रहे हो, उसको डोमेन नेम कहते हैं। तो ये पूछ रहा है, यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में edu.us लिखा हुआ है तो यह है। edu का मतलब हो गया एजुकेशन से रिलेटेड कोई सिस्टम, और यूएस का मतलब हो गया यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, मतलब अमेरिका की वेबसाइट है ये। जैसे आपने देखा होगा ना, .edu
.in लिखा मिलता है आपको, कोई गवर्नमेंट साइट पे डालो तो .gov.in लिखा मिलता है। मतलब क्या है, GOV मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट है, IN मतलब इंडिया है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ EDU मतलब एजुकेशन शिक्षा की वेबसाइट है, IN मतलब इंडिया है ना। जैसे उत्तर प्रदेश की कोई वेबसाइट खोलो तो UPGOV ऐसा करके लिखा होता है ना, UPGOV.in मतलब ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो कि इंडिया में है उसकी वेबसाइट है। तो इसी तरीके से पूछ रहा है .edu.us है तो उसका क्या मतलब है, यह क्या है, यह यूएस की, अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था की वेबसाइट है या वो है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश किसको सूचित करता है, तो .com का मतलब होता है, कॉम मतलब कमर्शियल, ठीक है भाई, कमर्शियल हो जाओ तभी तो वेबसाइट बनाओगे अपनी। तो .com अंश सूचित किसको करता है, कमर्शियल को। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 222 का, है ना, 222 इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा वैध डोमेन एक्सटेंशन है ना, इसमें से वैध डोमेन एक्शन कौन सा है, मतलब जो मिल सकता है वो क्या है, वो क्या है। देखो .com भी अपन सुनते हैं, ये भी सही है, .gov भी सुनते हैं, .net भी सुनते हैं, तो सब वैलिड है, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को कूटिए। प्रॉक्सी सर्वर TCP/IP एड्रेस उपलब्ध कराता है, नहीं, प्रॉक्सी सर्वर तो अलग क्यों उपलब्ध कराएगा, सेम ही उपलब्ध कराएगा, ये गलत हो जाएगा। प्रॉक्सी का मतलब ही है नकली सर्वर, ठीक है, तो नकली सर्वर कैसे IP एड्रेस और वो सब दे देगा। प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वर पर अग्रेसित करता है, ये सही है, ठीक है। टेक्निकल सवाल है, बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल दिमाग से सोच लो, प्रॉक्सी है तो IP एड्रेस कैसे दे देगा वो वाला, ठीक है, ओरिजिनल वाला, तो ये गलत है, तो केवल 2 सही आंसर हो जाएगा। चलो, संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और VoLTE वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के बीच क्या अंतर है, ठीक है। आपने सुना होगा जब 4G फोन आए थे तो क्या LTE 4G है या VoLTE 4G है ना, तो वही सिस्टम है। क्या है LTE को, भैया UPSC की तो फेवरेट चीजें हैं, है ना, जो आप आसपास सुन रहे हो उसी सवाल पूछ लेता है। LTE को सामान्यतः 3G नहीं 4G से रिलेटेड है विपणित किया जाता है, जबकि VoLTE को साधारणतः 3G के उन्नत स्वरूप में नहीं 4G का है ना। LTE डाटा ओनली तकनीक है, VoLTE वॉइस ओनली तकनीक है ना। इसमें भी ये भी गलत है ना, दूसरा भी गलत है। क्यों गलत है दूसरा, क्योंकि ये LTE में क्या है, बेसिक इनमें डिफरेंस क्या होता था, LTE में जब आप कॉल कर रहे हो ना, कॉल के समय डेटा नहीं चलता था, तो उसका ही उन्नत संस्करण लाया गया VoLTE में। अब तो सारे VoLTE 4G होते हैं फोन, उसमें क्या है कि VoLTE मतलब बोल के समय भी, मतलब कॉल के समय भी क्या चलेगा, आपका डेटा चलेगा, ये बेसिक डिफरेंस है। तो ये भी गलत है, बकवास बात दे रखी है। तो क्या हो जाएगा, सही उत्तर चुनिए, ना तो 1 ना 2, कोई सही नहीं है, दोनों गलत हैं। चलो, दृश्य प्रकाश VLC तकनीक का निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, देख लेते हैं। VLC 375 से 780 nm वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रमी तरंगों का उपयोग करता है, ठीक है। VLC दीर्घपरासी बेतार संचार है, दीर्घपरास नहीं है, दीर्घपरास हो जाएगा सब मामला खराब हो जाएगा उसका। VLC, ठीक है, दीर्घपरासी नहीं है, तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका दूसरा तो गलत है। जब दूसरा गलत तो ले 2 से सारे कट गए, ओहो, तुम भी गए, तुम भी गए, तुम भी गए, हम ही रह गए, ऑप्शन नंबर सी। और पढ़ लेते हैं। VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अत्यधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है, ठीक है। VLC क्या है, विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण नहीं होता है भाई, व्यतिकरण होगा तो इंटरफ्रेंस होगा। व्यतिकरण क्या होता है, तरंगों का आपस में ओवरलैपिंग हो जाना, तो वो होगा तो और गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। टेक्निकल सवाल है, ठीक है, घबराना नहीं है, UPSC का है, टेक्निकल सवाल है, ठीक है। चलो, याद ये रख लेना है कि दीर्घपरासी नहीं है, अगर रिपीट हो जाए, रिपीट फिर रिपीट फिर रिपीट, तो रिपीट हो जाए तो ये घबराना नहीं है, आपको याद रखना है VLC शॉर्ट रेंज है ना कि लॉन्ग रेंज। चलो, निकट क्षेत्र संचार, क्योंकि इतनी मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, ये स्टेट वाले आयोग हैं, इनकी इतनी वैल्यू नहीं है कि ये क्वेश्चन रिपीट करें, तो कुछ नया डाल दें उसमें, सेम रिपीट करेंगे, वो भी बड़ा सवाल देख के तो सेम रिपीट करेंगे, ठीक है, तो याद रखना है। चलो, निकट क्षेत्र संचार नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, देखते हैं भाई साहब कौन से सत्य हैं। चलो, यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है
जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करती है। संपर्क रहित संचार है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। एनएफसी ब्लूटूथ जैसे ही सिस्टम है। एनएफसी उन युक्तियों द्वारा उपयोग किया जाता है जो एक दूसरे से 1 मीटर ना, ये तो बिल्कुल बराबर में होना चाहिए, शायद 4 सेंटीमीटर है, ऐसी समथिंग है, ठीक है। तो एनएफसी 1 मीटर तो बहुत दूरी हो गई, ये बिल्कुल ऐसे चिपका का काम चलने वाला है। संवेदनशील सूचना भेजते समय एनएफसी कोडीकरण इंक्रिप्शन का उपयोग कर सकता है। ऑब्वियस है भाई, कोई भी सूचना हम भेज रहे हैं, किसी में भी कोड, हम जैसे मैं, हो सकता है आप और मैं एक नई भाषा सीख लें, कोडिंग में बात कर लें, तो कोडिंग में तो कोई भी चीज हो सकती है, और वैसे भी जहां कैन कोड आ जाए प्राय वो ऑप्शन सही होते हैं, ठीक है। तो 1 और 3 सही होगा, दूसरा गलत है, 2 उड़ाओ 2 उड़ाओ, तो 1 और 3 सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित संचार, थोड़े बड़े बड़े सवाल हैं, स्पीड से करते हैं। निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार करें। कर लेंगे भाई सब विचार। क्या विचार है? निकट परिपथ, क्लोज सर्किट टेलीविजन, रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण, बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। उपयुक्त में से लघु परास मतलब शॉर्ट रेंज में कौन सी युक्तियां हैं? तो देखो, अब निकट परिपथ है तो शॉर्ट रेंज में तो होगी, क्लोज सर्किट है, रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण और बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, ये शायद तीनों होते हैं, ठीक है। एक बार देख लेना, मेरे हिसाब से तीनों होगा। 228 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, तीनों होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलो आगे चलते हैं। मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेंगे भाई सब विचार। क्या है? संवर्धित, देखो वो AR VR जो आप सुनते हो ना, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, और वो क्या कहते हैं VR वर्चुअल रियलिटी, देखो क्या है ये सब, पढ़ते हैं इसको, थोड़ा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। AR VR बेसिकली है क्या? आर्गुमेंटेड या ऑग्यूमेंटेड रियलिटी तो क्या होती है? इसमें आपके आसपास की दुनिया आपको महसूस होती है कि क्या है, मैं कुर्सी पर बैठा हूं, आपको लगेगा हाँ कुर्सी पर बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बगल से कोई निकल के जाएगा तब भी महसूस हो जाएगा। वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है, वो नहीं देखा आपने, एक मतलब ढपुआ सा पूरा पहन लेते हैं आंखों पे ऐसे करके, है ना, उसमें क्या होता है, आपको बाहर की दुनिया से पूरा संसार आपका अलग हो जाता है, आपको लगता है अच्छा यही मेरी पूरी दुनिया है ना। चलो, जैसे अभी जो वो वेब सीरीज नहीं आई थी, वेब सीरीज क्या, SK सर की क्लास वाली, तो उसमें था लास्ट में वो जो बनाता है, जो आंखों पे पूरा लगा हुआ होता है, ठीक है। चलो, तो संवर्धित वास्तविकता क्या है? AR में एक छद्म वातावरण सृजित हो जाता है और भौतिक संसार से पूरी तरह बहिष्कृत हो जाता है। नहीं, ये VR में होता है ना, वर्चुअल रियलिटी में होता है कि संसार से पूरी तरह बहिष्कृत हो जाओगे बाहर वाले से, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा हमारे आसपास क्या है, उसमें पता चलता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। आभासी वास्तविकता, वर्चुअल रियलिटी में कंप्यूटर द्वारा सृजित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की वस्तुओं या परिवेशों में पर प्रक्षेपित हो जाती है। वास्तविक जीवन की वस्तुओं पर थोड़ी ना प्रक्षेपित हो जाएंगी, दिखती हैं हमें, वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। AR व्यक्तियों को संसार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन या PC के कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उन्नत करता है, उसका अपना अलग सिस्टम होता है। स्मार्टफोन्स का कैमरा थोड़ी ना यूज करेगा, अलग है। VR संसार से पृथक कर देता है, ठीक है, यही मैं आपको बता रहा था, और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निगमता का अनुभव प्रदान करता है, उसे लगता है बस यही सत्य है, बाकी सब असत्य है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है इसमें, बाकी तो मेरे हिसाब से सब गलत ही है। 229 का आंसर क्या होना चाहिए? 229 का केवल 4, एक बार देख लेता हूं। ये पहला तो गलत है, ठीक है। आभासी वास्तविकता में कंप्यूटर द्वारा सृजित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन या वस्तुओं में प्रक्षेपित हो जाती हैं, ये भी गलत है। वास्तविक में कैसे हो जाएंगी? AR व्यक्तियों को संसार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन, हाँ ये सही है, सॉरी, है ना, ये ठीक है। AR क्या है? संसार में विद्यमान रहने देता है, क्योंकि स्मार्टफोन या PC कैमरे से वो सिस्टम चलता रहता है। मैं बाय मिस्टेक गलत बोल गया। तीसरा सही है, चौथा सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 3 और 4 इन सवालों से घबराना नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इसमें से कोई बेसिक सी बात हो कि AR हमें रहने देता है आसपास, BR बिल्कुल अलग कर देता है। चलो आगे चलते हैं। विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब UPSC के सवाल हैं, तो घबराना नहीं है। निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? भाई साहब AI सब कुछ कर सकती है, जो करवाना चाहो वो करेगी। उससे कहो कि भाई साहब डांस सिखा दो, तो आपको बढ़िया से कोई नाचती हुई कन्या या पुरुष का वीडियो आ जाएगा, उससे डांस सीख लो। उससे कह दो हे अलेक्सा प्ले मी ए सॉन्ग, तो वो गाना सुना देती है ना। उससे जो कहोगे, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आप सोच नहीं सकते हो ना, वो कर सकती है, ठीक है। चलो
एक बुक है स्टीफन हॉकिंग, आप जानते होंगे, प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, बाद में उनकी मृत्यु के बाद उसको संकलित किया गया है। द स्मॉल आंसर टू बिग क्वेश्चन, ऐसे करके कुछ है, हिंदी अनुवाद है उसका, ब्रह्मांड के बड़े सवालों के संक्षिप्त जवाब। उसमें ये एक क्वेश्चन है, क्या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमें पीछे छोड़ देगी? वो बहुत खतरनाक सिस्टम है ये, ठीक है। चलो, तो क्या कर सकती है? और विद्युत खपत कम कर सकती है, वो देखेगी कहां कहां एक्स्ट्रा विद्युत हो रहा है, वहां से कम कर लेगी। सार्थक लघु कहानियों गीतों की रचना, चैट जीपीटी, आप उससे कहो मतलब प्लीज सजेस्ट मी ए सॉन्ग, या उससे कहो प्लीज राइट अप मी ए सॉन्ग और अपनी कंडीशन दे दो तो गाना लिख देगी आपको। रोग का निदान कर सकती है, टेक्स्ट स्पीच में परिवर्तन कर सकती है, विद्युत ऊर्जा का बेतार से सब कुछ कर सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आप सोच सकते हो सब कुछ। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। तो यही होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी का फुल फॉर्म। यूनिवर्सल सेट बस नहीं, सीरियल होता है, यूनिफाइड नहीं, यूनिवर्सल, है ना। तो क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में जहां एसेसरी जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? अरे वही मतलब साइड वाले पोर्ट नहीं होते, यूएसबी पोर्ट, तो जहां वहीं से तो एसेसरी जुड़ रही है तो उसको क्या कहते हैं? रिंग, बस, जिप कुछ नहीं कहते, उसको कहते हैं पोर्ट। तो 232 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है, तो पासवर्ड किसकी सुरक्षा करेगा? आप कोई भी पासवर्ड, मान लो आपके फोन पे पासवर्ड है, कुछ लोग तो ऐसा पासवर्ड बनाते हैं, नौ बिंदी नहीं होती ऐसे करके, तो उनमें ऐसा पासवर्ड बनाएंगे, यो घूम के, यो घूम के, यो घूम के, पता नहीं भाई ऐसा क्या, मतलब उसमें परमाणु ऊर्जा के तंत्र रखे हैं। तो तंत्र में अनाधिकृत अभिगमन से, है ना, कोई भी आदमी, फर्जी आदमी, मतलब तुम्हारे जैसा नल्ला उसमें प्रवेश ना कर पाए, सॉरी, है ना, मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब कोई भी जो है फालतू आदमी उनमें प्रवेश ना कर पाए, ठीक है। चलो, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता लगाने के लिए होता है उसको क्या बोलते हैं? फिंगर, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में जिसे ईमेल का पता लगाया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपन फिंगर, ठीक है। ऑप्शन नंबर फिंगर प्रोटोकॉल होते हैं जिससे ईमेल का पता लग जाता है। याद कर लो, नहीं समझ में आया, याद ये समझने ऐसा कुछ है भी नहीं, है ना, फैक्चुअल चीज है तो याद कर लो। आगे चलते हैं। भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त होता है ना। तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए? डिजिटल सुरक्षा की आधारभूत संरचना है, इससे रिलेटेड है। खाद्य सुरक्षा कोई मतलब नहीं, स्वास्थ्य कोई मतलब नहीं, दूरसंचार पर डिजिटल सुरक्षा से रिलेटेड है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। लोगों की कैसे निजी डेटा को सुरक्षित रखा जाए, इत्यादि इत्यादि। चलो, अगला सवाल, डिजिटल हस्ताक्षर पे आपसे सवाल पूछ रहा है। डिजिटल हस्ताक्षर क्या होता है? यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, कैसा, जो इसे जारी करने वाले प्रमाणन प्राधिकारी की पहचान कराता है। नहीं भाई, इसमें तो होता है कि जैसे आप अपना कोई भी सर्टिफिकेट देखना, जो आजकल सारे सर्टिफिकेट है ना वो डिजिटली वेरीफाइड होते हैं, तो उस पर क्या कुछ किसी की पहचान होती है क्या? जारी करने वाली कोई पहचान थोड़ी ना कि आदमी ऐसा दिख रहा है ऐसा, तो पहचान जैसे कोई मतलब नहीं है। इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंच के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण, भाई डिजिटल सिग्नेचर से आप किसी के जगह तक थोड़ी ना पहुंच जाओगे। भाई कहां डिजिटल सिग्नेचर करें, उस पर क्लिक करें, वो कोई लिंक थोड़ी ना, उस पर क्लिक करके वहां तक पहुंच जाओगे, तो ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और यह सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित है। यह बात सही है ना। मतलब कागज का प्रिंट निकाल के उस पर साइन करने से बेहतर है कि आप डिजिटली वेरीफाइड कर दो, मतलब ओके है, ठीक है। आजकल डॉक्यूमेंट ऐसे ही आ रहे हैं, आपका जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, इत्यादि इत्यादि चीजें। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, इसका केवल 3 सही है। आगे चलते हैं। 10-12 सवाल और रह गए यार, देख लो, इतने मैं इतनी एनर्जी से पढ़ा रहा हूं, तुम लोग कैसे सुस्त पड़ जाते हो। चलो, आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण धारणाओं को पेश किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर, प्रमाणित करने वाले प्राधिकरण, सब चीज है इसमें, ठीक है। मतलब जो भी आपके डिजिटल चीज से संबंधित है वो सब आईटी अधिनियम में चीजें परिभाषित हैं, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। चलो, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीम ऐप का उपयोग करने वाले के लिए यह ऐप यूपीआई सक्षम बैंक खाते या किसी धन के हस्तांतरण करना संभव बनाता है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। चलो, भीम ऐप आप लोग यूज नहीं करते होंगे, आप तो पेटीएम और फोन पे वाले हैं, मैं यूज करता हूं, ठीक है। सरकारी ऐप है, भीम यूज किया कीजिए, अच्छा है। जहां एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, वहीं भीम में प्रमाणीकरण के 2 घटक नहीं, भीम में प्रमाणीकरण के 2 नहीं होते हैं, 3 घटक होते हैं। एक तो जब आप फोन खोलोगे, फिर उसको खोलोगे, फिर एक जब पैसा दोगे तब, तो वहां 3 घटक है। तो क्या सही है? केवल एक सही है ना। तो इसका आंसर 238 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 238 का। चलो, 4-6 सवाल और रह गए यार।
अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से माना बड़े बड़े सवाल हैं लेकिन फिर रिपीट हो गए ना तो फिर शक्लें देखना। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य है? भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों को गणना, जैसे कि चीन ने करा। भाई साहब हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारे यहां बतेरे इंटरनेट कंपनियां हैं। एक नीतिगत ढांचे की स्थापना जिससे बड़े आंकड़े एकत्रित करने वाली समुद्र पारीय राष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वो हमारे यहां क्या खोले, डेटा बैंक खोलें। ऐसा भी कुछ नहीं है। डिजिटल इंडिया का एक ही उद्देश्य है कि जगह जगह इंटरनेट पहुंचा दो, सब आदमी इंटरनेट से जुड़ जाएं। गांव गांव जैसे डिजिटल इंडिया से ही एक जुड़ा हुआ है भारत नेट प्रोग्राम, तो इसका वही उद्देश्य है, गांव गांव तक वो पहुंचा दो। तो हमारे अनेक गांव को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों, फलाह चीजों को सब में वाईफाई लगाना। ठीक है, फिर वाईफाई से रिलेटेड एक और स्कीम आई थी पीएम वानी। ठीक है, पीएम वानी, वाईफाई फॉर एवरीवेयर करके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आरोग्य सेतु, केविन, डिजिलॉकर, दीक्षा, इनमें ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कौन से? ओपन सोर्स और क्लोज एंड सॉफ्टवेयर मैंने आपको कल बता ही दिया है, कोई भी संशोधन कर सकता है। जैसे डिजिलॉकर है, डिजिलॉकर आप में से बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो सुन लो। इसमें आप अपना आधार कार्ड, कुछ भी, मतलब जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट है वो तो खुद से आ जाते हैं, आपको सिंक करना है केवल। और बाकी आप अगर अलग से कोई पीडीएफ इसमें रखना चाहते हैं तो डिजिलॉकर में रख सकते हैं। ऐसे ही दीक्षा ऐप एजुकेशन वालों से रिलेटेड है। आरोग्य सेतु तो हे भगवान सभी को पता है, भगवान न करे ऐसा दोबारा कोई बनाना पड़े। और कोविन, ये दोनों उसी आइटम से रिलेटेड है, कोरोना। ठीक है, चलो तो इसमें क्या है, कौन से है? सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जाता है। बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, आधार कार्ड ये नहीं है, आपको नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं दे देता है। कोई भी फर्जी आके मोहनलाल, श्याम सिंह, श्याम बहादुर, बहाउद्दीन, सजीउद्दीन आके आधार कार्ड अगर बनवा लेगा इधर उधर से, तो क्या होगा? उसको क्या हम नागरिक थोड़ी ना मान लेंगे? फर्जी बन गया तो नागरिक थोड़ी ना है। चलो, एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? अहम ब्रह्मास्मि उदाई कह रहा है, यूआईडीएआई जो इसकी संस्था है बनाने वाली, उसको कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, जो चाहे कर लूंगा, आपको डिलीट करूं, फेंक दूं, उखाड़ दूं, जो चाहे वो कर लूं। तो ये भी गलत है। तो कौन से कथन सही है? तो ना तो एक ना दो, ऑप्शन नंबर डी, कोई सही नहीं है, सब गलत है। ठीक है, मैं भी गलत, तुम भी गलत, सब गलत। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। पहचान प्लेटफॉर्म, थोड़े बड़े बड़े सवाल हैं मान रहा हूं मैं, लेकिन क्या करें, करने तो है ही है। पहचान प्लेटफॉर्म आधार खुला ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उपलब्ध कराता है, इसका क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो ओपन इंटरफेस पूछ रहा है, इसका क्या मतलब है कि इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत किया जा सकता है। ठीक है भाई, ओपन इंटरफेस है, ठीक है, तो करा जा सकता है। परितारिका आइरिस का प्रयोग करके इसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है। ठीक है, ठीक है, मतलब आप अपनी आंखें दिखाओगे, वो आपका जैसे आजकल फोन में भी तो होता है ना, फोन में भी होता है आंख, वो आपका चेहरा रिकॉग्निशन कर लेते हैं, आंख की आइरिस रिकॉग्निशन कर लेते हैं, तो दोनों सही हैं। इन सवालों से घबराना नहीं है प्रभु, मैं इसलिए करा रहा हूं, रिपीट होके आ जाए तो आप सही कर सको। ये यूपीएससी के सवाल हैं सारे, क्योंकि ये आपके इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट हो जाते हैं, और यूपीएससी में साइंस एंड टेक के सवाल अलग से पूछे जाते हैं 8-10। चलो, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी क्या होती है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लॉकचेन बेसिकली क्या होता है? जैसे एक तरह से ऐसे मान लो, देसी भाषा में ऐसे समझो कि जैसा नाम से स्पष्ट है ना, ब्लॉकचेन मतलब क्या है? वो ब्लॉक बने हुए हैं और वो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप कहीं पे भी बीच में गड़बड़ करते हो, एक ब्लॉक टूटा, आगे की पूरी चेन गड़बड़ हो जाएगी, पता चल जाता है कि ये शैतान है। ठीक है, और ना उनको तोड़ सकते हो आप तोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वो क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा इंक्रिप्टेड होते हैं। उसको अगर आप में कुछ भी करना है ना, उसमें कुछ भी करना है, तो आपको आगे तक का पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, आसान भाषा में। ठीक है, चलो, तो ये एक सार्वजनिक खाता है जिसे हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिस कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं। तो ब्लॉकचेन की सबसे अच्छी बात यही है कि कहीं एक इसका कोई मॉनिटरिंग नहीं होता है, सब लोग मॉनिटर हैं। ठीक है, ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टो के विषय में है, तो केवल क्रिप्टो करेंसी से थोड़ी ना है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जहां भी आप उसको क्या करते हैं, क्या कहते हैं, ज्यादा सिक्योर बनाना चाहें। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी केवल क्रिप्टो से कनेक्टेड नहीं है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है आपसे, इसका ब्लॉकचेन का आधारभूत वैशिष्ट्य यह है कि इसके आधारित अनुप्रयोगों बिना किसी व्यक्ति के अनुमति के विकसित किया है। ब्लॉकचेन को आगे कोई भी डेवलप कर सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, ओपन वाला सिस्टम है। ये भी सही है, ये भी सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत हटाओ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 और 3 दोनों सही हैं। ठीक है,
चलो, वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। आधुनिक जो वेब आ रहा है उसको हम वेब 3.0 के नाम से कह रहे हैं, ठीक है। तो जो आधुनिक कंप्यूटर आ रहे हैं वो वेब 3.0 पे हैं, ठीक है। तो वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। क्या सिस्टम है ये, देखो। वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकता है। देखो, जितनी भी अपडेटेड टेक्नोलॉजी आएगी ना, आप कहोगे आने वाले समय में कंप्यूटर निकल के आपको झापड़ा मार सकता है, तो भाई साहब मार देगा, उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। आप पढ़ नहीं रहे हो तो आपकी तुरंत फोटो खींच के मम्मी को भेज सकता है ना। पहले क्या किसी ने सोचा था कि आप, मैं यहां पढ़ा रहा हूँ और देश, या आप जहां भी देख रहे हो वहां से बैठ के देख पाओगे। तो कैन कुड वाली टेक्नोलॉजी के मामले में ना, कल को कोई कह दे कि हम ये चीज कर सकते हैं, तो भाई साहब कुछ भी कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो यहां भी यही कह रहा है, वेब 3.0 कर सकते हैं, ठीक है। वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित नेटवर्क हो सकते हैं, ठीक है, सकते हैं, और ब्लॉकचेन पे भी ठीक है। वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है, यह भी ठीक है। क्यों? क्योंकि वेब 3.0 किस पे आधारित है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? किसी एक द्वारा मॉनिटराइज नहीं होती है, वो आपस में ही क्या है, सब उसको मॉनिटर करते हैं, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों सही हैं। 5-7 सवाल और रह गए होंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बेल सेकंड का प्रयोग, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, डिजिटल या क्रिप्टो, ठीक है, ये सही है। क्रिस्पर केस 9 कण भौतिकी, नहीं। बेल सेकंड का क्रिस्पर केस 9 क्या है? जब हम साइंस टेक पढ़ते हैं तो उसमें जीन एडिटिंग आता है। मतलब जीन क्या होता है? मेरे बेसिकली किसी भी गुण के लिए जिम्मेदार छोटी से छोटी क्या होती है? जीन होती है, उसमें एडिट करना है। मान लो मैं हकलाता हूं, सपोज दैट, अब हकलाता हूं, मेरे हकलाने के पीछे भी एक मेरा जीन जिम्मेदार होगा, तो मैं आगे आने वाली संतति में क्या करूंगा? उस जीन को एडिट करा दूंगा। इसको कहते हैं जीन एडिटिंग। तो जीन एडिटिंग, जिससे वो जीन एडिट किया जाता है, कैंची जो होती है जीन एडिटिंग की, मान सकते हैं, उसको बोलते हैं क्रिस्पर केस 9, ठीक है। तो ये कण भौतिकी संबंधित नहीं है, मतलब 3 गलत और 1 गलत, 3 गलत 1 गलत, ये सब गलत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल 2 सही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम किस में यूज करते हैं? क्रिप्टो करेंसी में। ब्लोफिश क्या चीज है? ये ब्लोफिश एक नया टर्म है। ब्लोफिश पूछ रहा है आपसे क्या चीज है, तो ये है एक सम्मित, यानी सम्मित मतलब सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिज्म है, ठीक है। याद कर लो, नहीं पूछेगा दोबारा, ठीक है। 2020 का है, पूछ भी ले तो याद कर लो। ब्लोफिश क्या है? एक सम्मित सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिज्म है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 246 का सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग। भाई साहब अंडरस्टैंड नहीं करता है ना। अंडरस्टैंड करता होता तो पता नहीं क्या क्या अंडरस्टैंड कर चुका होता है ना। उसके पास अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं होती है, ठीक है। आप गाना सुन रहे हो, गम भरे गाने चलाइए, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास ये पावर आती जा रही है ना। आप मतलब देख लो, डांस करती हुई कन्याएं देख लो तो वही दिखेंगी, ठीक है ना। या फिर कोई मंदिर के फोटो देख लो तो वही दिखेंगे आपको। जूता सर्च कर लो तो वही दिखेगा। मतलब वो अंडरस्टैंड भी कर लेती है कि आदमी सामने वाला क्या चाह रहा है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता है, ठीक है। चलो, तो वही पूछा है, कंप्यूटर क्या कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है? तो कंप्यूटर आंकड़ों में अगर कोई त्रुटि होती है तो बोलते नहीं बग आ गया इसमें। बग आना मतलब त्रुटि का होना। तो बग जो है, जो बग शब्द है वो किससे रिलेटेड है? कंप्यूटर की त्रुटि। आपसे सिंपल पूछ ले, कंप्यूटर की त्रुटि को क्या कहते हैं? तो बग कहते हैं। बग आ गया, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय स्याही गुण प्रयोगकर्ता में क्या है? MICR प्राथमिकी का प्रयोग। अरे ये वाली होती है जो बैंक में नहीं, आप चेक दे के आते हो तो चेक पे जो वो नीचे छपा हुआ होता है, धारी धारी सी, है ना, धारी धारी जो छपी होती है, वो वाला सिस्टम है MICR। ऐसे नहीं धारी धारी छपी होती है, वो उससे रीड कर लेता है, वो टुनटुना सा होता है, उसको दिखाता है, उसके आगे तो बोल जाता है टू, ठीक है। तो MICR का प्रयोग कौन करता है? बैंक करते हैं, ठीक है। बैंक चेक, बेसिकली बैंक चेक में होता है। तो 249 का आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखते हैं। OMR का क्या तात्पर्य है? तो OMR, जो आप OMR वाली कॉपी भरते हो ना, वो OMR की बात चल रही है। तो OMR का क्या तात्पर्य है? इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। जो ऑप्टिकल मार्क रीडर इसकी फुल फॉर्म होती है। बेसिकली क्या होता है? एक तरीके से इसका एक मैकेनिज्म होता है, पूरा एक स्पेस देके उसमें बता देते हैं कि भाई अगर यहां डॉट लग रहे हो तो इसको हम सही मानेंगे, तो वो कंप्यूटर में फिट कर देते हैं। वैसा OMR उसी स्पीड से चेक होती चली जाती है, ठीक है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पृथक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ओएमआर 2013 में भी थी यार ओएमआर, तो तब तो मतलब ये बोनस सवाल होते हैं, ऐसे सवाल आ जाए ओहो ओएमआर यूज कर रहे हो, ओएमआर पे ओएमआर का ही टिक लगा रहे हो। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं आईआरसी का क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो आईआरसी की फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है क्या है, तो आईआरसी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रियल टाइम कम्युनिकेशन, रियल टाइम से नहीं, इंटरनेट रिले चैट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इंटरनेट रिले चैट। ठीक है, टाइम का तो कोई दिया ही नहीं है, आईआरसी है, आईआरसी, तो इंटरनेट रिले चैट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो G फॉर जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट जी मतलब 1G मतलब फर्स्ट जनरेशन, 2G सेकंड जनरेशन, 3G थर्ड जनरेशन, आजकल तो 5G का जमाना है तो फिफ्थ जनरेशन। तो G का क्या मतलब होता है? जेनरेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो CAD का क्या तात्पर्य है? तो CAD किसको कह रहे हैं? CAD की फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है क्या है? CAD की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, ठीक है, छोड़ दो, एक आध सवाल, घबराना नहीं है। चलो GIF क्या होता है? चलो आज का यहीं रोकता हूं मैं। ठीक है, तो GIF क्या होता है? आजकल तो आप GIF भेजते ही हो, तो ये क्या है? जियोग्राफिकल नहीं, जियोग्राफिकल से कोई मतलब नहीं है, ग्लोबल इमेज फॉर्मेट नहीं, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट है ना। उसमें क्या होता है? ऐसे वो GIF होती है ना, जैसे मुस्कुराता हुआ ही होगा तो उसका चेहरा होगा तो ये ऐसे करके फैल जाएगा, मतलब ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट है। ठीक है, GIF की फुल फॉर्म। तो आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, खत्म भी हो गई सर। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक क्या करिए, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है दोस्तों के साथ, कमेंट में कुछ कहना चाह रहे हो तो कमेंट के माध्यम से बताते चलिए। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।